जय हिंद दोस्तों। क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं हम लोग और इसमें हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। देखिए अब जो हमारा छठा चैप्टर होगा, पहले 8th क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री आती थी उसमें 2 पतली पतली किताबें आती थी जिनमें टोटल मिला करके 12 चैप्टर देखने को मिलते थे। ये देखिए, ये पार्ट 1 का कंटेंट है जिसमें आपको 6 चैप्टर देखने को मिलते थे और पार्ट 2 में इसी तरीके से फर्दर 6 चैप्टर्स यहाँ पे थे। तो अब ये जो 12 चैप्टर थे, अब जो न्यू वाली 2 साल पहले रिवाइज की गई उसमें 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और टोटल 10 चैप्टर हैं। तो ये जो न्यू वाली एनसीईआरटी 8th क्लास की, मतलब न्यू क्या है, न्यू ही है सारी, बट रिवाइज कर दी गई हैं जो। तो इसमें जो 10 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि वो जो 2 चैप्टर है वो मैंने भी देखा चेक करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, बल्कि इनफैक्ट सारी बातें रिपीटेड है और बिल्कुल आप कह सकते हैं अननेसेसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन है। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और देखिए हम लोग, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ हम लोग किस तरीके से कवर कर रहे हैं। 6, 7, 8 ये हम लोग न्यू वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर करेंगे और 9, 10 को नहीं करेंगे बिकॉज 9, 10 के सारे इन्फॉर्मेशन मतलब एक ऐसा दिया हुआ है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव के जितना इनफ नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये सारे पॉइंटर रिपीट करेंगे। लेकिन फिर आपका सवाल ये उठ सकता है, फिर हमने 6, 7, 8 क्यों कवर किया? क्योंकि ये सारी बातें भी तो काफ़ी आगे चल के आप कह सकते हैं कि रिपीट ही करेंगी और बल्कि और डिटेल में कवर करना चाहिए था, थीम्स वाली में बहुत डिटेल में। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न ये था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिविल सर्विसेज में कुछ की टर्म से क्वेश्चन आ रहे थे लगातार। आप देख सकते हैं जैसे एग्जांपल, मैंने बहुत सारा आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है। जो 6, 7 जैसे हुंडी एक टर्म है, अब ये आपको शायद ही इनफैक्ट थीम्स और बाकी बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी देखने को, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में है। इसी तरीके से हमने एक बुक देखी अभी जो सिविल सर्विसेज 2022 वाला जो सवाल हुआ, उसमें जो बुक आई थी निजामुद्दीन पानीपति के विषय में जो पूछा गया था कि किसके दरबार में थे, अब ये 7th क्लास की एनसीईआरटी के बॉक्स से पूछा गया। तो इसी वजह से मैंने, और आपको किसी भी बुक में शायद ही देखने को मिले ये सवाल कि निजामुद्दीन पानीपति किनके टाइम पे ट्रांसलेट करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब हम तभी कर पाएंगे जब हम 6, 7, 8 के एनसीईआरटी बॉक्सेस को अच्छे से कर लेंगे। 9, 10 से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आगे चल के रिपीट ना हुआ हो और जो यूपीएससी में पूछा गया हो, राइट। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे और ये 6, 7, 8 पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है बेसिक भी इससे क्लियर हो जाता है। और 9, 10 में वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप सिंपल मटेरियल से भी कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इररिलेवेंट चीज़ें हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारा चैप्टर है, हमने 1857 के रिवोल्ट को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। आपने अगर लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे जा करके देख लें। तो दोस्तों अगर आपने 1857 का रिवोल्ट अच्छे से कवर कर लिया है तो रिवीजन पर्पज से मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बताइए 1857 के रिवोल्ट में लखनऊ से किसने लीड किया था? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा बताइए कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड के जनरल का नाम क्या था जो 1857 के रिवोल्ट में लीड कर रहे थे? ये 2 सवाल और एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ एनालिटिकल नेचर का कि 1857 के रिवोल्ट में मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल का व्यू पॉइंट क्या था? क्या वो इस रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो इस रिवोल्ट के अगेंस्ट थे, या क्या जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल हैं ये इस रिवोल्ट में न्यूट्रल थे? आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा चैप्टर 6 है, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। वीवर का मतलब आपको पता होगा, जो बेसिकली कपड़े बनाने का आप कह सकते हैं, सूत काटने और बाकी चीज़ों को। और आयरन स्मेल्टर का मतलब आयरन पिघला करके जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। और फैक्ट्री ओनर्स के बारे में समझेंगे। दोस्तों ये 17th सेंचुरी को डेपिक्ट करने की कोशिश कर रही है तस्वीर। इसमें बताया जा रहा है सूरत के ट्रेडिंग शिप्स के विषय में। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द इंडियन ओशन ट्रेड। तो इस पर मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है कि सूरत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वेस्ट कोस्ट में हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ से काफ़ी सारे जहाज़ों के थ्रू आयात निर्यात होता था। और इनफैक्ट हमने बात भी की थी कि मुगल टाइम पीरियड में भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था। बाबुल मक्का या मक्काई द्वार इसे कहा जाता था। और इसके बाद हमने बात की डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप काफ़ी ज़्यादा इस पोर्ट से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते इसकी इंपॉर्टेंस घट भी गई थी। और इसके रीजंस पर भी हमने बात की थी कि किस तरीके से जो सूरत का पोर्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया 18th सेंचुरी तक। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं 7th क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है 7th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की, जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान 2 इंडस्ट्रीज पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। पहला टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री को और दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। अब ये जो दोनों इंडस्ट्रीज हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।
जो कॉटन टेक्सटाइल का मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा था। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अलग अलग मशीन बनाए जाने लगे थे ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से सूत काता जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाए जा सके। तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफ़ी आगे चलने लगा 19वीं सेंचुरी तक आते आते। और जब बात आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो ये 1850s के बाद से ब्रिटेन केम टू बी नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ब्रिटेन सिग्निफिकेंट पावर को एक्वायर करता है इन दोनों इंडस्ट्रीज में, आप कह सकते हैं मजबूती लेकर के। दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटेन के सिग्निफिकेंट पोजीशन की, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में सुप्रीम बनती है ब्रिटेन, तो इसका काफ़ी आप क्लोज कनेक्शन देख सकते हैं इंडिया के कॉन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन से। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी और इन व्यापार के पैटर्न में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलता है जब ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को कॉलोनाइज किया जाता है। तो देखिए, लेट 18th सेंचुरी में जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा सामान भारत से ले रही थी और इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर दे रही थी, निर्यात कर दे रही थी इंग्लैंड और यूरोप में। इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था इस सेल से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे। और जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ बढ़ने लगी, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया को एक वास्ट मार्केट के रूप में देखने लगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो यहाँ से सामान ले जाए जा रहे थे और जो ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, और ये जो सामान बनाए जाते थे वहाँ से, इन सामानों को बेचने के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट प्रदान करता है इंडिया। और यहाँ पर आकर के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिटेन से आ रहे थे वो भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आने लगे। इवन इट फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स। और इसके बाद से किस तरीके से मुनाफा कमाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन पर अभी हम लोग समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, किस तरीके से कपड़े के उत्पादन और पर बाकी चीज़ें प्रभावित थी। देखिए, 1750 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कंक्रीट कर दिया। और ये जो उस टाइम पे अगर आप देखें तो बंगाल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। और इनफैक्ट अभी हम लोग देखेंगे भी किस तरीके से हाई क्वालिटीज़ टेक्सटाइल प्रोड्यूस किए जा रहे थे। और जो इंडियन टेक्सटाइल है वो काफ़ी फेमस था अपनी फाइन क्वालिटी के लिए और एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप के लिए, यानी काफ़ी बेहतरीन तरीके की नक्काशी कारीगरी देखने को मिलती थी। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के में, जैसे जावा हो गई, सुमात्रा हो गई, पेनांग हो गई, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रेड देखने को मिलता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है ये इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने लगती है ताकि यूरोप में जाके इन चीज़ों को सेल किया जा सके। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर इज प्रिजर्व्ड इन मेनी वर्ड्स स्टिल करेंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। दोस्तों, ये पटोला वीविंग है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से नक्काशी की जाती है। और सूरत, अहमदाबाद और पाटन की बात की जा रही है। पटोला वाज वोवेन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन। और इंडोनेशिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। तो इस तरीके से बाकी देशों में भी ये जो पैटर्न्स है वो आप कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में हस्तांतरित हो रहे थे। दोस्तों, ना बात करते हैं कि इतिहास क्या कहता है कॉटन टेक्सटाइल और बाकी टेक्सटाइल्स के बारे में। देखिए, यूरोपियन ट्रेडर्स को सबसे पहले कब पता चलता है इंडिया के कॉटन क्लोथेस के बारे में, जब ये देखते हैं कि अरब मर्चेंट्स इन कॉटन क्लोथेस को, इन टेक्सटाइल्स को कैरी कर रहे हैं मोसूल, जो कि प्रेजेंट डे इराक में है। अब देखिए, ये जो इन्हें जब ये फर्स्ट बार देखते हैं इन चीज़ों को, तो ये इसे नाम देते हैं मुस्लिन का। मुस्लिन का मतलब एक ऐसा शब्द जो कि एक्वायर्ड करता है वाइड करेंसी को, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मुद्राएं कमाई जा सकती हैं। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in कालीकट। तो ये तो हमें पता ही कि कालीकट में सबसे पहले पोर्टुगीज उतरते हैं और ये बेसिकली स्पाइसेस में ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कॉटन टेक्सटाइल भी इनके द्वारा यूरोप ले जाया जाता है स्पाइसेस के साथ, और इस तरीके से इसे केलिको कहा जाता है। केलिको का मतलब कालीकट से लाया हुआ सामान, इसलिए केलिको। और ये फाइनली जो केलिको टर्म है ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए यूज किया जाने लगता है यूरोप में। तो अब केलिको टर्म का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। केलिको का मतलब होता था टेक्सटाइल्स। और भी बहुत सारे टर्म हैं जो इंडियन टेक्सटाइल को वेस्टर्न मार्केट में दिखाते हैं। देखिए, 1730 में ये आप एक ऑर्डर देख सकते हैं। ये देखिए, अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बुक में बेसिकली एक पेज है 1730 में। ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऑर्डर किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए,
लिस्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द शिप्स गोइंग आउट इन द ईयर 1730। अब कौन कौन से सामान है, तो ये अलग अलग तरीके के नाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये ना क्लोथेज के अलग अलग वेराइटी हैं बेसिकली। ये अभी आज के नाम से तो बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाते हैं, बट ये अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं जो कि इंडिया से बल्क मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले जाए जा रहे थे, तो इन क्लोथेज के अलग अलग वेराइटी हैं। अब देखिए इनमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा आपको देखने को मिलेगा, ये चिंज देखने को मिलेगा, कॉसेज, बांधना। तो ये जो इंग्लिश टर्म है ये चिंज, ये हिंदी के वर्ड छिंद से आया है, जिसका मतलब एक क्लॉथ होता है जिसमें एक काफ़ी फ्लावरी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के कपड़ों में अलग अलग कारीगरी की जा रही है, और यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। इसी तरीके से आप जामदनी वीव्स भी देख सकते हैं। देखिए ये जो जामदनी वीव है ये अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिलेगा, जो कि एक फाइन मुस्लिन होता है और जिसमें काफ़ी डेकोरेटिव मोटिव्स और बाकी कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। और ये मेनली सेंटर जो देखें वो ढाका देखने को मिलेगा, ढाका जो कि बंगाल में बांग्लादेश में है ना, राइट। उसके बाद लखनऊ इन यूनाइटेड प्रोविंस, तो उस टाइम के हिसाब से लिखा गया है। तो दोस्तों 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक लेजिस्लेशन को इनेक्ट करती है, जिसमें जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो कि चिंड थी, जो कि इंडिया से इंग्लैंड एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, इसे बैन करने का लेजिस्लेशन पास करती है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके के रीज़न है, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसे कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, अभी रिसेंटली भी पूछा गया कि कैलिको एक्ट ऑफ 1720 का क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस ये था कि जो आप कह सकते हैं कि सर्टेन जो कॉटन टेक्सटाइल है उसे बैन करना, जो कि इंडिया से इंडिया से बेसिकली इंग्लैंड एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इसके पीछे की रीज़न की बात करते हैं कि ऐसा बैन क्यों देखने को मिला। तो देखिए इंग्लैंड में जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो बेसिकली डिमांड करते हैं, प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी बात भी कर रखी है कि इंडिया के कंपटीशन में कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी इंग्लिश प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, क्योंकि इंडिया की इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी थी और इतनी अच्छी कारीगरी थी। ये आप देख सकते हैं एट द टाइम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी इंग्लैंड में बस शुरुआत ही हुई थी, तो ये कम्पीट नहीं कर सकती थी इंडियन टेक्सटाइल से। तो इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड अ सिक्योर मार्केट। तो हो क्या रहा था बेसिकली, देखिए इंडिया से काफ़ी हाई क्वालिटी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही थी, तो अब यहाँ पे सभी लोग, ब्रिटेन के सारे लोग लगभग इन चीज़ों को खरीदने में फोकस कर रहे थे, क्योंकि ये सस्ती भी थी और ज़्यादा हाई क्वालिटी की थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे जो इंग्लैंड के खुद के जो वर्कर्स हैं, जो खुद के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो बाकी चीज़ों को जो टेक्सटाइल उन्हें बना रहे हैं, तो इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसके कारण जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे डच हो गई, फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा कमा रही थी इस फ्लरिशिंग ट्रेड के कारण। और ये जो कंपनी है ये कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को इंडिया से परचेज करती थी और इसके बदले में सिल्वर इंपोर्ट करती थी। तो ये तो हमें पता ही है कि किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेती है बंगाल में, तो वो नहीं चाहती है कि जो ब्रिटेन है वहाँ से काफ़ी सारे जो कीमती मेटल्स हैं जैसे सिल्वर वगैरह ये इंडिया में पहुँचे। और इस तरीके से ये क्या करती हैं, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट एंड जमींदार इन इंडिया एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल। तो हमने जब अलग अलग तरीके के जमींदारी और बाकी मेथड्स, महलवारी और अलग अलग सिस्टम देखे थे, तो इनसे जो रेवेन्यू आ रहा था बेसिकली इन रेवेन्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा था इंडियन टेक्सटाइल को खरीद करके ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के लिए। नाउ दोस्तों बात करते हैं कि वीवर्स कौन होते थे। तो देखिए वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, यानी वीवर्स ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी से मेनली बिलोंग करते हैं जो कि वीविंग में मास्टरी होती है उन्हें, इनका जो स्किल होता है पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इस तरीके के वीवर्स आपको देखने को मिलेंगे टाटी वीवर बंगाल में, जुलाहाज या फिर मोमिन वीवर नॉर्थ इंडिया में, सेल एंड काईकोलार एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी जो कि वीविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता था यहाँ पे टेक्सटाइल का, वो वर्क डन बाय मोस्टली बाय वुमेन। तो इस तरीके से स्पिनिंग के थ्रू होता था जिसमें मोस्टली वुमेन काम करती थी। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से टेक्सटाइल्स बनाए जा रहे थे। थ्रेड को स्पन किया था चरखा में और इस तरीके से रोल किया जाता था तकली के अंदर। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वुवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर। इस तरीके से ये प्रोसेस किया जा रहा था। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज अ टास्क डन बाय मेन। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड बाय द
द डायर नोन एज रंगरेज। तो देखिए रंगरेज के द्वारा इन टेक्सटाइल्स को कलर किया जाता था और ये जो थ्रेड है इसे डाई किया जाता था डायर के द्वारा। तो डायर को बेसिकली रंगरेज कहते हैं। और प्रिंटेड क्लॉथ के लिए द वीवर नीडेड द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर नोन एज छिफीगार। तो छिफीगार की मदद से, जो कि छिफीगार का मतलब ब्लॉक प्रिंटर्स होता है, इनके हेल्प से ये क्लॉथ को प्रिंट करते थे। और हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस रोजगार में थे, हैंडलूम वीविंग में। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आया सिविल सर्विसेज में, अभी हम लोग उसे कवर करेंगे। अब नाउ बात करते हैं कि देखिए इंडियन टेक्सटाइल किस तरीके से धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू करती है। तो जो कॉटन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखने को मिला ब्रिटेन में, इससे इंडिया की टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग काफ़ी प्रभावित होती है अलग अलग तरीकों से। जैसे जो इंडियन टेक्सटाइल है नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। तो जो इंडिया के सामान, इंडिया के टेक्सटाइल्स यूरोप और अमेरिका के मार्केट में पहुंच रहे थे, अब इन्हें भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ा ब्रिटेन के टेक्सटाइल के साथ। दूसरी बात तो ये कि जो इंग्लैंड में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए जा रहे थे एंड बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल। तो इस तरीके से यहाँ से जो ब्रिटेन में जो सामान भेजे जाते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज लगाई जा रही थी। तो इससे काफ़ी आप कह सकते हैं नुकसान हो रहा था। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th century इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। तो 19th century के प्रारंभ में जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थी वो इंडियन गुड्स को हटाने में कामयाब होती है अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के मार्केट से। बहुत सारे यहाँ पे हजारों वीवर्स जो इंडिया में, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती क्योंकि कोई मुनाफा निकल करके नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा नुकसान बंगाल के वीवर्स को होता है। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स, क्योंकि इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज के द्वारा इंग्लिश गुड्स को ये परचेज करना बंद कर देते हैं। एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गिव आउट एडवांसेस टू वीवर टू सिक्योर सप्लाईज। तो यहाँ पे वीवर्स को कोई फ़ायदा दिया नहीं जा रहा, कोई एडवांसमेंट नहीं दी जा रही, किसी प्रकार का लोन वगैरह नहीं दिया जा रहा था। तो इससे ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डिस्ट्रेस वीवर रोट पेटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा एनसीईआरटी के बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो ये आप इमेज देखिए, ये एक टाटी वीवर ऑफ बंगाल की इमेज है, पेंटेड बाय बेल्जियन पेंटर सोलवाइंस। तो टाटी वीवर जो है यहाँ पे पिटलूम में काम कर रहे हैं। देखिए ये पिटलूम होती है बेसिकली। ना देखिए औरंग की बात करते हैं। औरंग एक पर्शियन टर्म है जो कि वेयर हाउस के लिए यूज होता है। अब वेयर हाउस का मतलब क्या है? अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, ऑल्सो रेफर टू वर्कशॉप। तो इसे वर्कशॉप कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी रूम, एक ऐसी जगह जहां पे सामानों को रखा जाता है सोल्ड होने से पहले, इसे औरंग कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हिस्ट्री के संदर्भ में बताना है। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, पहला है औरंग, दूसरा बनिया, तीसरा मिरासीदार। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बॉक्सेस, क्योंकि अब ये टर्म आपको शायद ही किसी दूसरी किताब में कवर्ड मिले। तो पहले में कहा जा रहा है औरंग जो कि इंचार्ज होते थे ट्रेजरी ऑफ स्टेट के। बिल्कुल नहीं, ये कोई ट्रेजरी ऑफ स्टेट के इंचार्ज नहीं, बल्कि हमने देखा औरंग एक ऐसी जगह होती है जहां पे सामानों को रखा जाता है बेचे जाने से पहले, बेसिकली आप वेयर हाउस। और ये एक पर्सन टर्म है, तो फर्स्ट गलत है। और इसी तरीके से बनिया और मिरासीदार। तो दोस्तों जैसे ही आप 1 को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, 2 and 3 और 3। तो इसका मतलब 3 को हमें एक्सेप्ट करना है कि 3 तो बिल्कुल सही है। अब बस हमें सेकंड चेक करना था। तो देखिए सेकंड भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली ट्रेडर्स, राइट। और मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर हैं स्टेट के। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद यहाँ से आंसर निकालना काफ़ी इजी है, और ये भी आपको नॉर्मल सोर्सेज में कवर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी लेंदी और इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। थैंक यू।